हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की हिंदी कोर्स से जो आपकी कविता है बादल राग, इसकी आसान व्याख्या करवाने वाला हूँ। इजी समरी होगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है अकाउंट का। और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको सर्च मारना है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और ये यूज़र नेम सर्च मारें, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो बादल राग कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। निराला जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इसमें बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है, यानी कि जो बादल होते हैं वो क्रांति, क्रांति का मतलब कभी किसी चीज़ में बदलाव आना। तो बादल जो है ना वो क्रांति का प्रतीक है, सिंबल है। तो बादल राग का आशय ये है कि क्रांति का संगीत, एक ऐसा गीत जो आपके अंदर क्रांति की भावना पैदा कर दे कि हाँ भाई किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़ा होना है और उस चीज़ को बदल के रहना है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। आरोह भाग 2 आपकी किताब का नाम है, और इसके कवि हैं छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इस कविता में मेनली आप अगर देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक काव्य संग्रह था, यानी कि बहुत सारी कविताओं का एक संग्रह, वहाँ से ये कविता बादल राग ली गई है। और इस काव्य संग्रह का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है अनामिका। अनामिका नाम के इस संग्रह से एक कविता उठाई गई है बादल राग नाम से, जो आपके सिलेबस में डाली गई है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पहला काव्यांश पढ़ते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की, ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तो अब ये आपको सीधा नहीं समझ में आएगा इन्होंने लिखा क्या है। इसकी व्याख्या समझोगे तो आपको बहुत आसानी से ये व्याख्यान, ये पूरा काव्यांश समझ आ जाएगा। बादल छायावादी कवियों का पसंदीदा विषय रहा है। अक्सर जो छायावाद कैटेगरी के कवि होते हैं वो बादल पे बहुत कुछ लिखते रहते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी इसी कैटेगरी के हैं। खुद निराला जी ने बादल पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं, एक नहीं कई कविताएं। तो इस कविता का आरंभ समीर सागर पर तिरती हुई अस्थिर सुख तथा दुख की छाया के संकेत से होता है। अब इसको समझते हैं कि इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं। देखो, कवि कहता है कि बादल वायु रूपी सागर के ऊपर अस्थिर सुख पर दुख की छाया की तरह लहराते हुए मंडरा रहे हैं। यानी कि कवि को ऐसा लग रहा है कि संसार का हृदय दुख के कारण जला हुआ है। इसको कवि को ये लग रहा है कि भाई बादल जो है वो वायु रूपी सागर, यानी कि जो सागर है उसको वायु का रूप दिया गया है यहाँ पे, वायु रूपी सागर के ऊपर अस्थिर सुख पर दुख की छाया की तरह लहराते हुए मंडरा रहे हैं। जैसे जो बादल होते हैं वो सागर के ऊपर मंडराते रहते हैं, अस्थिर होते हैं, कभी आएंगे कभी जाएंगे। वैसे ही जीवन में दुख कभी आता है कभी जाता है। तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि संसार का हृदय दुख के कारण जला हुआ है। तो कवि को लगता है कि दुनिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दुख में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कवि का आशय ये है कि बादल दुख और शोषण से ग्रस्त संसार के ऊपर जल बरसाकर शोषण के खिलाफ क्रांति का उद्घोष करने वाले क्रांति दूत की भूमिका में है। यानी कि कवि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये जो दुख है ना हमारे जीवन में, जब बादल बरसते हैं तो क्या है कि वो कहीं ना कहीं बादल जब बरसेंगे, वो जो जल गिरेगा उनका, वो क्या करेगा, शोषण के खिलाफ क्रांति। यानी कि बादलों को क्रांति का दूत बताया गया है, कि बादलों को एक ऐसा सिंबल बताया गया है कि बादलों से ही बदलाव आएगा। तो बादल जब बरसेंगे, उसका जब पानी आएगा तो शोषण के खिलाफ क्रांति का एक उद्घोष होगा। सभी लोग जागेंगे कि हाँ भाई बादल आ चुके हैं, बादल बरस रहे हैं, आप सभी अब शोषण के खिलाफ, जो आपके साथ बुरा बुरा हो रहा है उसके खिलाफ अब आवाज उठानी है। तो कवि बादल को वीर योद्धा की संज्ञा देते हुए कहता है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को कहते हैं बादल वीर होते हैं। बादल क्या है, वीर होते हैं। ओ विनाशकारी बादलों, तुम्हारी रण नौका अर्थात गरज तरज और प्रबल आकांक्षा। यानी कि यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि जब बादल गरजते हैं, जब बादलों में वो आवाज आती है, एक वीर की तरह वो चिल्लाते हैं और लोगों को कहते हैं कि उठो और अपने लिए लड़ो और अपनी क्रांति करो। ऐसा इसमें बताया गया है। तुम्हारी गर्जन के नगाड़े सुनकर धरती की कोख में छिपी अंकुर नया जीवन मिलने की आशा से, धरती से फूटने की उमंग से सिर ऊंचा करके तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी कि ये जो बादल हैं
जब ये बादल गरजते हैं तो मानो नगाड़े बज रहे हों, और ये गर्जन की आवाज सुनकर जो धरती के कोख में, धरती के अंदर जो अंकुर है, जो बीज अभी अंकुरित होकर अभी पूरी तरीके से फूला भी नहीं है, फटा भी नहीं है, ये क्या है, जब इनकी गर्जन सुनेगा तो ये भी अंकुरित होकर बाहर आने लगेगा सिर ऊंचा करके, ठीक है। यानी कि ये कौन है, ये वो लोग हैं जो अभी तक सह में डरे हुए थे। तो जब बादल की गर्जन सुनेंगे इनमें मोटिवेशन आएगा, ये बाहर निकलेंगे। हे विनाश के बादल, तुम्हारी क्रांतिकारी वर्षा से ही दबे हुए अंकुरों का उद्धार हो पाएगा। दबे हुए अंकुर कौन है, जो मनुष्य हैं, जो जो जिनके साथ शोषण हो रहा है, वो मनुष्यों को दबे हुए अंकुर आप समझ सकते हो कि जब ये बादल गरजेंगे तो ही ये लोग मोटिवेट होंगे, वरना मोटिवेट नहीं होंगे। दूसरा काव्यांश है, बार बार गजन वर्षण है मूसलाधार, हृदय हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटी ही हैं शोभा पाते। ये काव्यांश थोड़ा सा लंबा हो गया है तो इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी आपको डिटेल में जानी पड़ेगी। तो देखो निराला जी इस वाले काव्यांश में बादलों के बरसने से जो उत्पन्न वातावरण है, जब बादल बरसते हैं उसके बाद जो वातावरण बनता है, और उनके वर्षण के विभिन्न प्रभाव कि जब बारिश, जो बादल बरसेंगे, जो बारिश होगी उसका क्या प्रभाव होता है प्रकृति पर, समाज पर, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, हे बादल, तेरे बार बार गरजने तथा ये बरसने से सारा संसार डर के मारे अपना कलेजा थाम लेता है। कहते हैं कि हे बादल, जब आप बहुत ज़्यादा बरसते हो ना तो लोग जो है ना अपना कलेजा थाम लेते हैं, लोग अपने दिलों को थामते हैं, कलेजे को थाम लेते हैं। तेरी भीषण गर्जन, जो बादल तुम गरजते हो, और घनघोर ध्वनि, ये जो नगाड़ों जैसी ध्वनि आती है ना, ये सब लोग आतंकित हो जाते हैं। आतंकित यानी डर जाते हैं लोग, और सभी को तेरी विनाशशीलता में बह जाने का डर सताने लगता है। कभी कभी बादल विनाशकारी हो जाते हैं ना भाई, बादल फट जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बाढ़ आ सकती है, तो लोग जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, कभी कभी आतंकित सहम जाते हैं। अर्थात क्रांति का स्वर सुनकर पूरे संसार के लोगों के दिल कांप जाते हैं। क्रांति कौन है यहाँ पे, बादल। बादल गरजेगा मीन्स क्रांति की आवाज़ आएगी, और क्रांति की आवाज़ें सुन के बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियां हिल जाती हैं, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। तो बादलों के भयंकर वज्रपात से उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए सैकड़ों सैकड़ों वीर परास्त होकर भूमि भूमि शांत हो जाते हैं। यानी कि बादलों की ये जो गर्जन होती है ना, इसको सुन के बड़े बड़े वीर धाराशायी हो जाते हैं। तो बादलों के भीषण तड़ित पात से, ये जो बहुत ज़्यादा बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, आसमान को छूने की स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कठोर शरीर तक घायल होकर छलनी हो जाते हैं। बादलों को छूकर पार करके पर्वत भी, पहाड़ भी चाहते हैं आसमान को छुएं, पर जब बारिश होती है ना, गर्जन होती है, तो ये पर्वत तक भी कांप उठते हैं। ऐसा कवि कह रहे हैं कि बादलों में इतनी ताकत होती है। जो जितने ऊंचे होते हैं वे उतने ही घायल होते हैं। जैसे पर्वत जितना ऊंचा उतना ज़्यादा वो घायल होता है, जबकि उसी बादल की विनाशशीलता में छोटे से अस्तित्व वाले लघु पौधे हंसते हैं। समझ रहे हो, पर्वत कौन है, जो समाज में शोषण करते हैं वो लोग हैं। बादल गरजेंगे ना तो जो सबसे ऊंचाई पर है ना, वो जो नेता, जो वो लोग, जो भ्रष्टाचारी, जो लोगों को तंग करते हैं, वो डर ज़्यादा, मतलब वो डरे सहमे ज़्यादा रहेंगे। आम लोग जो है ना वो तो खुश होंगे, वो हंसेंगे कि ये लोग जो है, नेता लोग अब डर रहे हैं। सेम जब पर्वत कांपेंगे तो छोटे मोटे पौधे हंसेंगे कि देखो ये पर्वत कांप रहा है, तो वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए हे बादल, वे छोटे छोटे पौधे तो तुझे हिल हिलकर, खिल खिलकर, हाथ हिलाते हुए अनेक संकेतों से बुलाते हैं, तुझे निमंत्रण देते हैं। वो छोटे पौधे कौन है, आम लोग, आम जनता। तुम्हारे आने से उन्हें एक नया जीवन मिलता है। तो विनाश के शोर से हमेशा लघु प्राण ही लाभ पाते हैं। जब विनाश होता है तो बड़ी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, जो लघु, जो छोटी चीज़ें होती हैं वो हमेशा खुश रहती हैं। अर्थात क्रांति से शोषक वर्ग ही नष्ट होता है। क्रांति होगी तो जो लोग शोषण करते हैं, मीन्स जो शोषक वर्ग के लोग हैं, कोई अधिकारी है, कोई नेता, या कोई भी ऐसा, कोई बिचौलिया, कोई साहूकार जो समाज के लोगों को तंग करता है, वो ही डरेगा क्रांति से, और कोई गरीब आदमी नहीं डरेगा। तीसरा काव्यांश है अब हमारे सामने, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, शूद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर,
रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है शुभ्धतोष घना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। तीसरा काव्यांश, थोड़ी सी ये लेंथी कविता है तो इसको समझते हैं। इस काव्यांश में या पद्यांश में कवि ने खुलकर धनी वर्ग, अमीर लोग, जो लोग अमीर कैटेगरी के हैं उन पर चोट करी है, सीधा सीधा अटैक करा है, और शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है उनके लिए सहानुभूति, और जो लोग अमीर वर्ग के हैं उनके ऊपर अटैक। सो कवि कहता है कि ऊंचे ऊंचे भवन ये तो भय और त्रास के निवास हैं। जो लोग बड़े बड़े कोठी बंगले हवेलियां बना के बैठे हैं ना, वो कितने भी बड़े भव्य मकान में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, पर अंदर उनके डर होता है बस कि इनमें रहने वाले लोग हमेशा डरे रहते हैं, कहीं कोई क्रांति ना हो जाए, कहीं कोई रेड ना पड़ जाए, कहीं कोई छापा ना पड़ जाए। तो जल की विनाशशीलता तो हमेशा कीचड़ में ही होती है, ठीक है। तो वहीं बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है। आशय ये है कि हमेशा निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति करते हैं, यानी कि विनाश कहाँ से शुरू होगा, जब छोटे लोग क्रांति में आएंगे जब ही बड़ा विनाश हो पाएगा। तो समृद्ध लोग तो डरे ही रहते हैं हमेशा, अमीर लोग जिनको सुविधाएं मिल रही हैं वो क्या करते हैं, जो तुच्छ लोगों की, जो गरीब लोग जिनको वो समझते हैं ना, जब वो क्रांति के ऊपर आते हैं तो ये लोग घबरा कर आंसू बहाते हैं, जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं। अर्थात वे हमेशा बाढ़ से डरते हैं। बाढ़ से कौन डरता है, जिसको पानी से डर लग रहा है। और यहाँ पे बाढ़ का मतलब क्या है, क्रांति। और जब गरीब लोग जागेंगे, सभी एक साथ हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये बड़े बड़े लोग जो महलों में बैठे हैं, कोठी बंगलों में, ये सहमे रहेंगे। आशय यह है कि समृद्धि में पले कोमल शिशु क्रांति की ज्वाला नहीं सह सकते, यानी कि जो सिल्वर स्पून बेबीज होते हैं वो क्रांति नहीं झेल सकते। जिन्होंने बचपन से सोने के चम्मच में, चांदी के चम्मच में खाया है ना, वो क्रांति नहीं झेल पाएंगे, वो ज्वाला जो होगी ना लोगों की, वो नहीं झेल पाएंगे। जबकि निम्न वर्ग के कोमल शिशु, जो निम्न वर्ग गरीब का बच्चा होता है ना, वो ऐसी आग में जलकर बड़ा होता है कि उसको किसी भी परिस्थिति में खड़ा कर दो वो कभी पीछे नहीं हटेगा, हमेशा मुस्कुराता रहेगा। लेकिन जो एक ऐसे वर्ग का अमीर घर का जो बच्चा होगा, शिशु होगा, जो सोने चांदी के चम्मचों में खा के बड़ा हुआ है, वो संघर्ष कर ही नहीं पाएगा कभी। तो ऐसा कवि कहते हैं। पूंजीपति लोगों ने धन से परिपूर्ण अपने खजानों को अपने लिए सुरक्षित रखकर बंद किया हुआ है। जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने अपने खजाने बना रखे हैं भाई, ठीक है, पैसा जोड़ रखा है, काला धन, इधर उधर का पैसा, और उन्होंने औरों को उस धन से वंचित कर दिया। पूरे समाज का पैसा खाकर अपने पास उन्होंने अमीर वर्ग के लोगों ने रखा हुआ है। इतना धन होने पर भी उनके मन में संतोष नहीं है, और लूट रहे हैं। हमेशा वो जो है डरे रहते हैं। मोटे मोटे पूंजीपति अपने महलों में अपनी पत्नियों के अंगों से लिपटे हुए भी कांप रहे हैं कि उन्हें क्रांति का भय है। देखो, बड़े बड़े घरों के अमीर लोग अपनी पत्नियों के अंगों से चिपट कर एक तरीके से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं क्रांति ना हो जाए और हमारा विनाश ना हो जाए। ओके, चौथा काव्यांश। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। अब चौथा यहाँ पे काव्यांश क्या कहता है कि इन पंक्तियों में कवि ने समाज के शोषक वर्ग तथा शोषित वर्ग, यानी कि जो अमीर लोग और जो गरीब लोग हैं, उन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया है हमें। तो आइए समझते हैं। कवि बादलों को संबोधित करते हुए ये कह रहा है कि हे विनाश रचने वाले बादल, हे बादल, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। देखो, तुम्हें जर्जर भुजाओं वाला, दुर्बलहीन शरीर वाला किसान व्याकुल होकर बुला रहा है, हे बादल अब तुम्हें आना ही पड़ेगा। यानी कि जो किसान, जो गरीब, जो परेशान लोग हैं ना, वो जिसकी हड्डियां चमक रही हैं, वो अब आपको बुला रहे हैं। उसने अपनी भुजाओं का सारा बल जिस समृद्धि को उत्पन्न करने में गवा दिया, उस समृद्धि ने उसके शरीर का सारा रस ही मानो चूस लिया है। उसने जिंदगी भर मेहनत करके अपनी शरीर को गवा दिया है, उसका सारे शरीर का रस खत्म। इस पूंजीपति वर्ग ने ही किसान का शोषण किया है। बड़े बड़े अमीर घर के लोगों ने बेचारे किसानों को खूब लूटा है, बहुत ज्यादा। उनकी जो आज ये बुरी दुर्दशा है उसका जिम्मेदार है पूंजीपति वर्ग। तो अब तो उस किसान के शरीर में बस हड्डियों का पंजर ही बचा है भाई, मसल्स तो हो गई खत्म मेहनत कर करके। उसका रक्त मांस शोषण व्यवस्था ने चूस लिया है, उसका मांस, उसका खून सारे अमीर लोग चूस गए। तो ऐसी अवस्था में हे जीवन दाता, जल के सागर बादल, अब आपको आना पड़ेगा बरसों, और तुम्हें एक ऐसी क्रांति करो कि ये लोगों का शोषण खत्म हो और उसकी सूखी हड्डियों में वापस से वो खून और वो मांस आ सके और वो लोग खुश हो सके। तो इसी के साथ ये कविता यहाँ पे हमारी समाप्त है।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और फीडबैक लिखने के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।